ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टीनो स्वदेश पर और हमारे खास सेगमेंट मार्केट्स के महारती का समय हो गया है। लगातार 4 सत्र से निफ्टी में हम गिरावट देख रहे हैं। हालांकि आज का सत्र काफी ज्यादा वोलेटाइल है। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक भी लाल निशान में फिसल गया है। 50 अंकों के आसपास की नरमी है और निफ्टी की जो गिरावट है लगभग 90 अंकों के आसपास की है, क्योंकि आज आईटी शेयर और मेटल शेयर ये बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ कुछ फार्मा स्टॉक्स में भी आप बिकवाली का प्रेशर देखेंगे। निफ्टी में अडानी पोर्ट, बीएल और इटर्नल 3 ऐसे शेयर हैं जो 1% ऊपर हैं। यही तीनों ऐसे शेयर हैं जहां पर 1% के आसपास की मजबूती आपको दिखाई देगी। एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है आज के सत्र में है वो है कमजोर, क्योंकि 985 शेयर अगर ऊपर है तो उसके लगभग डबल 1700 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो बाजार के लिए यहां से आगे की राह कैसी है, क्योंकि आगे कई सारे मल्टीपल ट्रिगर्स हो सकते हैं। एक तो देखिए बजट पर नजर रहने वाली है, क्वार्टर 3 के नंबर्स उसके पहले आ जाएंगे, और यूएस इंडिया की ट्रेड डील कब होगी, किस स्वरूप में होगी, कितने टैरिफ को लेकर सहमति बनेगी दोनों देशों के बीच में, इसको लेकर बाजार थोड़ा अंदर अंदर परेशान है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जरा बाजार का मूड समझते हैं और हमारे साथ एक दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, देविना मेहरा। देवना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। देवना मैम की खास बात पहले बता दूं, खास बात यह है कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है और जो भी कुछ कहती हैं वे बाकी से कहती हैं, एकदम बिल्कुल खरी राय अपनी रखती हैं हर चीज पर, और उनको सुनते वक्त ये नहीं लगता है कि हम किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को सुन रहे हैं। हमें लगता है कि जीवन का दर्शन भी हमें मिल रहा है। देवना मैम, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू और बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल मैम, देखिए क्रिस्टल बॉल तो किसी के पास नहीं है बाजार में, लेकिन आप जरा अपने अनुभव से, अपने इंटेलिजेंस से जरा देख के बताइए कि बाजार का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है। आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी। और वैसे मैं इंडेक्स का तो कभी भी प्रोजेक्शन नहीं देती हूँ, ना जनवरी में ना नए संवत के शुरू में, बिकॉज वो एक चीज है जो जी किसी को नहीं मालूम रहती, और डेटा भी यही दिखाता है कि कोई भी एक्सपर्ट आसपास भी नहीं होता है। अगर आप हर साल का उनका एस्टिमेट सुने और हुआ क्या वो देखें, तो उसमें आप चाहे जितने भी बड़े नाम आपने दुनिया में सुने होंगे, कोई भी ठीक नहीं बैठता है। और लेकिन मैं एक दो चीज जो अगर मैं कहूँ जो संकेत है, एक तो मैं कई बार बोलती हूँ कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। उसका मतलब ये है कि जब बहुत खुशहाली का माहौल होता है, जब लगता है कि पैसा बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप 2024 के पहले 8-9 महीने देखें तो वो स्थिति थी जब सबको लगता था कि 30% कंपाउंडिंग तो कहीं गई ही नहीं है। तो उस समय आपको सतर्क रहने की जरूरत होती है। उस समय आपको सोचना चाहिए कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ आसपास, इवन जो एक्सपर्ट आते हैं या फंड मैनेजर्स, आजकल बहुत सारे लोग रिस्क गिनवा रहे हैं। मतलब कि सेंटिमेंट है कि क्या रिस्क है, रादर देन कि बहुत अच्छा क्या होने जा रहा है। तो जब माहौल थोड़ा उस तरह का होता है कि थोड़ा आप सोच रहे हैं, थोड़ा भय है, थोड़ा सोच रहे हैं कि एसआईपी रोक ही दे क्या, तो उसके बाद वाला रिटर्न जो होता है वो औसत से ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगी कि जो अ, एक तरह से प्रोबेबिलिटी है वो बेहतर परफॉर्मेंस की है 2026 में। और दूसरी चीज एक ये भी है कि आपने तीसरी तिमाही की बात की, तो मेरे हिसाब से अब तीसरी तिमाही के जो नतीजे आएंगे उसमें भी आपको थोड़ी बेहतर खबर नजर आएंगी। तो समाचार थोड़ा बेहतर होगा। पहले मेरा अनुमान था कि दूसरी तिमाही में आपको ये नजर आएगा, लेकिन जब दूसरी तिमाही के बीच में जीएसटी का चेंज आया तो फिर मैं समझ गई कि जीएसटी के कारण तो एक बार तो डिसरप्शन होगी। भले ही खबर अच्छी है, लेकिन वो एक उस तिमाही में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो वो जो अच्छे रिजल्ट हैं वो तीसरी तिमाही तक चले जाएंगे, मतलब ये दिसंबर एंडिंग वाली जो तिमाही है। तो वो वही मेरा मानना है अब भी। और ये भी है कि अर्निंग्स के लिए थोड़ा बहुत जो बेहतर चीजें हुई हैं, एक तो इन्फ्लेशन कम हुई है, वो एक बड़ी चीज है। क्रूड का प्राइस भी कम हुआ है, खाने की चीजों पदार्थों का दाम कम हुआ है, तो घर के बजट में थोड़ा ज्यादा जगह है और चीजें लेने की। ये बात अलग है कि भारत में 40% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो उनके लिए अगर जब ये खाद्य पदार्थों का दाम गिरता है तो उनकी इनकम गिरती है, उनकी आय गिरती है, तो वो एक थोड़ा बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता है। बट फिर भी ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार नतीजे थोड़े बेहतर आएंगे। बाकी तो जो दुनिया में हो रहा है वो एक अलग चीज है। हाँ ठीक है मैम, हमें तो नतीजे नतीजे ही चाहिए।
अल्टीमेटली तो इसी से बाजार की ग्रोथ भी आगे डिसाइड होगी। मैम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि फाइज ने भारतीय बाजार से दूरी बनाई हुई है। पिछले साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नेट आउटफ्लो रहा और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि अब चूंकि भारतीय बाजार में वैल्यूएशंस हाई हैं, 22-23 का निफ्टी का पी है और इसके चलते फाइज बाहर जा रहे हैं और जहां पर बेहतर उनको ग्रोथ मिल रही है वहां पर पैसे लगा रहे हैं। आपको लगता है कि ये Q3 के नंबर्स, ये जो वैल्यूएशन वाले जो कंसर्न है उसको कुछ हद तक दूर करने का काम करेंगे? देखिए, एक दो चीजें हैं। एक तो भारतीय बाजार का अगर आप पीई के हिसाब से देखें तो वो हमेशा से ही महंगे रहे हैं बहुत सारे और बाजारों से। तो वो उसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अब जो भी कुछ बाजार में होता है या जो भी कोई कुछ करता है, हम उसके लिए कारण ढूंढते हैं और हमेशा आपको कोई एक अच्छी सी कहानी, एक अच्छा सा कारण मिल जाता है। तो जहां तक पीई का सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि पहले भारत का पीई बाकी बाजारों से कम था और अब ज्यादा हो गया, वो नहीं हुआ है। और लेकिन ऑफ कोर्स भारत की अगर आप ओवरऑल एक चीज देखें तो अब भारत में जो ब्याज की दरें हैं और वो बाकी जो स्पेशली जो अब यूरोप और अमेरिका से अगर आप के बनस्बत देखें तो पहले हमारी ब्याज की दरें वहां की ब्याज दरों से करीब 5-6% ज्यादा होती थी। अब वो डिफरेंशियल खाली 2% रह गया है। तो उसके कारण अब वो हुआ कि आपको भारत में निवेश करना अब उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से देखें तो उसके कारण एक तो करेंसी पर प्रेशर बनता है, तो रुपये पे प्रेशर बनता है। तो अगर आप पिछले साल भर में देखें तो डॉलर रिटर्न में भारतीय बाजार का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी खराब रहा है। हम मतलब करीब 42 देशों में मेरे ख्याल 37 नंबर में हैं। तो और उसके कारण एक एक ये हो जाता है और दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर आप यूरो में देखें तो हमारा रिटर्न नेगेटिव है। तो ये मतलब स्थिति रही पिछले साल, बिकॉज यूरो के बनस्पत रुपया 20% घटा है। हम लोग वो 90 रुपए के डॉलर के हिसाब से देखते हैं, पर डॉलर जो खुद है वो बाकी जो करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट में नीचे गया है। तो हम लोग डॉलर के अगेंस्ट बनस्पत भी नीचे गए हैं। तो यूरो के बनस्पत हमारा 20% का डिप्रिसिएशन है और इवन पाउंड, स्विस फ्रैंक वगैरह के अगेंस्ट भी काफी ज्यादा डिप्रिसिएशन है। तो वो एक चीज है कि अब अगर आप डॉलर में एफआईआई का रिटर्न देखें तो या यूरो में देखें तो नेगेटिव था पिछले साल, उनको रिटर्न मिला ही नहीं। ये तो एक एक पहलू है, मैं कहूँ तस्वीर का। तो दूसरा पहलू ये है कि एफआईआई खरीदते हैं या बेचते हैं, हम लोग क्यों ये प्रश्न पूछ ही रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब एफआईआई खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, एफआईआई बेचेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन आप अगर डेटा प्लॉट करके देखें तो ऐसा है ही नहीं। एफआईआई खरीदते हैं या बेचते हैं, उससे बाजार का की दिशा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए मैं अब खाली एफआईआई का खरीदना बेचना बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से देखती हूँ, बाजार के हिसाब से नहीं। नहीं, कंप्लीटली एग्री मैम। थोड़ा सेंटिमेंट के लिहाज से सपोर्टिव हो जाता है और ये भी होता है कि हमने ऑल टाइम हाई तो बना दी बिना एफआईज के भी, थोड़ा और आगे चले जाते, ये एक चीज हो जाती है। आपने मैम रुपये के डिप्रिशिएशन की बात की। 2025 में लगभग 5% डिप्रिशिएट हुआ। एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा रुपया और हमने देखा कि आईटी शेयरों के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव ये रहा। मैं अगर आईटी कंपनीज की आपसे बात करूं, क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रही है, एआई को लेकर इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, आगे कब तक रियलाइज होंगे उसके बारे में अंदाजा नहीं है। और अगर आप पूरे 2025 में देखेंगे तो क्या मिड कैप क्या लार्ज कैप लगभग सभी में ही नुकसान हुआ। मिड कैप में इक्का दुक्का शेयर होंगे परसिस्टेंट समेत, जहां पर थोड़े बहुत रिटर्न बने। अब ये अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं, ट्रंप के साथ जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं ये मायने रखते हैं आईटी कंपनीज के लिए भी। तो ये जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं अपनी मनमानी दुनिया भर में, हमने देखा अभी वेनेजुएला वाला मामला, आप कैसे देख रही हैं? आईटी कैसे प्लेस्ड है? क्या आपको लगता है कि आईटी में बाइंग करनी चाहिए या फिर दूर रहना ही बेहतर है? मेरे हिसाब से देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप साइकिल के हिसाब से देखें तो काफी लंबा समय हो गया है जब आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि अब फिर से वैसी स्थिति है कि अब अगले पीरियड में कुछ आउट परफॉर्मेंस आएगा। अभी फिलहाल हमारे पीएमएस में आईटी में हमारा निवेश मतलब थोड़ा ओवरवेट है, बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है, थोड़ा बेंचमार्क से थोड़ा ज्यादा वेट है। और अभी
पिछले रीबैलेंस में थोड़ा लार्ज कैप से मिड कैप की तरफ गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो मैं आईटी का बोलूं, मैं कल ही एक आईटी सर्विसेज के सीनियर पर्सन से बात कर रही थी, तो कह रहे थे कि देखिए, एक तो हुआ था कि बड़ा निवेश हुआ डिजिटल और आईटी में कोविड के बाद, तो कुछ थोड़ा ज्यादा ही निवेश हुआ। मैं कस्टमर की तरफ से बोल रही हूँ, और उसमें थोड़ा सा देर ब्रेक लगी, लेकिन वो बहुत देर ब्रेक लगी रहेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको टेक्नोलॉजी अपने, चाहे वो टेक्नोलॉजी बिजनेस में हो या नहीं हो, एक तरह से सब कंपनियां ही टेक्नोलॉजी कंपनी है, सबको ही टेक्नोलॉजी अपने में करना है, उसके बिना आप पिछड़ जाएंगे। तो वो अब हो रहा है। आप जो गार्टनर जो ये आईटी का मार्केट की बात करते हैं, तो उनके हिसाब से तो 2026 बेहतर साल होगा, और यही बात मुझे आईटी सर्विसेज कंपनी से भी कुछ हद तक सुनने को मिल रही है। और जैसा मैंने कहा, जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है, वो बहुत लंबा समय जब अंडर परफॉर्मेंस का होता है तो कभी ना कभी वो बदलता है। जैसा 2025 के शुरू में बैंक्स की स्थिति थी कि 2025 से पहले के जो 5 साल थे, उसमें 4 साल बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। एक 2022 को छोड़ दें तो बाकी 20, 21, 23, 24, तो वो 2025 में आपको थोड़ा वो कैचअप करता हुआ मिला बैंकिंग इंडेसेस। तो उस तरह की कुछ हद तक मुझे लगता है कि आईटी सर्विसेज की वो स्थिति है। देवेना मैम, अगर हम ऑटोज की बात करें तो 2025 का साल, स्पेशली अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो बड़ा बढ़िया साबित हुआ है। और जो दिग्गज कंपनीज हैं अपने अपने सेक्टर की, मारुति ने देखा कि 40 से 50% की रिटर्न डिलीवर किए। उसके बाद आयशर में भी लगभग 45% के आसपास के रिटर्न रहे पिछले साल में। जीएसटी का टेलविंड है, डिमांड इंटैक्ट है, नए लॉन्चेस हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2026 में भी जो आउट परफॉर्मेंस ऑटो का है, क्या वो जारी रहेगा, या फिर जो कमोडिटी प्राइसेस में हमने उछाल देखा है एक कंसर्न हो सकता है? देखिए, एक तो मैं एक साल का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग हर तिमाही पे एक बार फिर से देखते हैं कि जहां हम लोगों ने निवेश किया वो ठीक है कि नहीं। अगर मैं लगभग 2 साल से देखूं, 2024 के शुरू से, तो तब हम लोगों ने 2024 के शुरू से हम ऑटो कंपोनेंट्स में पहले ओवरवेट हुए, और 2025 में ऑटो कंपोनेंट्स के अलावा ऑटोज में भी ऐड किया। तो ये सेक्टर में हम लोग ओवरवेट रहे हैं 2 साल से, ऑटो कंपोनेंट्स को अगर आप साथ में देखें, और अभी भी ओवरवेट है। तो अभी भी हम लोग को लगता है कि ये सेक्टर अच्छा ही कर रहा है। और लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकती कि साल भर तक वैसी स्थिति रहेगी। वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना स्टॉक बीच में चल जाता है, बाजार का क्या होता है। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो हमें अभी भी ये सेक्टर अच्छा लगता है। ठीक है, सेक्टर बेहतर लग रहा है। देवेना मैम, देखिए नए साल की शुरुआत हो गई है। अच्छा, नया नया साल जब आता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने स्टॉक्स की चरनी भी करते हैं, और जब नए हाइज बनते हुए लोग जब देखते हैं बाजार में, तो कुछ नए निवेशक भी कूदते हैं। आप जरा यहां से ना थोड़ी सी मोटा मोटी प्लानिंग करवा दीजिए मैम। अगर मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए डालना हो, तो एसेट एलोकेशन इक्विटी में कैसे करें? कौन कौन से सेक्टर आपको लगता है कि वहां पर ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए, और कहां पर थोड़े मॉडरेट रखने चाहिए अपने एक्सपोजर को? देखिए, आपने नए साल की बात की, तो मैं सबसे पहले जो नए निवेशकों के अलावा जो निवेशक पहले से हैं, उनको सबसे पहले एक तो देखना चाहिए कि अभी आपका एसेट एलोकेशन कहाँ है। तो आपने वो चीज सोच समझ के करी भी है कि ऐसा होते होते ये खरीदा, वो खरीदा, कहीं से कुछ सुना, और अब आप यहाँ पर हैं। दूसरी चीज ये है कि जितने भी पुराने निवेशक हैं, मैं उनको ये कहूंगी कि अपना जो डीपी स्टेटमेंट उठाएं, और जो ऊपर के जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं वो 5, 7, 8, 10 स्टॉक को छोड़ें, और डीपी स्टेटमेंट के अंत तक जाएं। तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो अब किसी समय आपने कुछ सोच के दिया था, लेकिन अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो जो अब कूड़ा हो गया है, तो अब उसको आप वो सब चीजों को निकालिए, और तब आपके पास जो कैश आएगा उसका प्रॉपरली निवेश करिए। तो ये मेरी सबसे बड़ी सलाह नए साल के लिए होगी कि जो चीज आप जिसको आप देखना नहीं चाहते हैं, उसको कृपया करके देखिए, और अगर उसका कोई सेंस नहीं है तो उसमें से निकल जाइए। ये हमेशा होता है कि पिछली बुल मार्केट की जो बची खुची चीजें रह जाती हैं, वो होते होते आपके पास बहुत कुछ इस तरह का होता है जो नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो में।
और उसी स्टॉक से ये मत सोचिए कि वो मैंने 100 में खरीदा था अब 70 हो गया, जब वो 100 होगा तब मैं उसमें से निकलूंगी, क्योंकि वही एक बड़ा ट्रैप है। मार्केट को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने 100 में खरीदा था वो स्टॉक, अगर उसका कोई सेंस नहीं है 70 पे, अगर आप 70 पे उसको आज के डेट में नहीं खरीदेंगे तो प्लीज उसको होल्ड भी मत करिए, निकल जाइए। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, अभी मैं आपको बता सकती हूँ अभी हमारे पीएमएस में कहाँ कहाँ ओवरवेट है। मैंने ऑटो कंपोनेंट्स का बताया, दूसरा फार्मा हेल्थ केयर जो भी हम लंबे समय से ओवरवेट है, जिसका 2025 में उतना अच्छा रिटर्न नहीं आया, पर अभी भी हम लोग को वो अच्छा लगता है। बैंकिंग में हम ओवरवेट नहीं है, लेकिन 2025 में हमने जितना वेट होता है जनरली हमारे पोर्टफोलियो में उससे बढ़ाया, पहले पीएसयू बैंक्स में और अंत में थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में भी। जिस सेक्टर में शायद हमारा निवेश नहीं के बराबर था, जहां भी हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने में निवेश किया है, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ओवरवेट तो नहीं है पर वहां हमारा निवेश है। और बाकी तो मोस्टली बॉटम अप टाइप के हैं, केमिकल्स में भी है, एफएमसीजी, हाँ एफएमसीजी एक और सेक्टर है जहां अब हम ओवरवेट हैं, मतलब वो 2025 में बढ़ता गया है, उसका वेट हमारे सिस्टम्स को अच्छा लगा। और वो उसमें पार्टली वही जो मैं कह रही हूँ कि अर्निंग्स बेटर होंगी, कि आपका रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पे जो बीच में डेवलपमेंट्स हुई है, दोनों उसके लिए बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। देवेना मैम, एक और चीज आपसे जानना है। बहुत सारे ऐसी नई थीम्स थी जिनको लेकर चर्चाएं काफी हुई हैं। हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ। हाइड्रोजन हो गया, रिन्यूएबल हो गया, उसके पहले प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हो गया, ईवी की बात हुई। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि एआई की खूब बातचीत हो रही है। मतलब चर्चाएं तो खूब हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी कमिट किए जा रहे हैं। अब आगे किस तरह की ग्रोथ होगी ये तो भविष्य में है। आपको क्या लगता है कि कहां पर ओवर हाइप की सिचुएशन है और थोड़ा सा ना कॉशियस रहना चाहिए? ज्यादातर इस तरह की जो हाइप होती है वो ओवर हाइप ही होता है। मैं ये कहूँ आपको तो ज्यादातर जिस थीम के पीछे आप भागने लगते हैं, जो क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें आप एक चीज समझ लीजिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी सफल होगी, कितना समय लगेगा उसको सफल होने में, अगर सफल हो भी गई तो कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, उस कंपनी ने रेवेन्यू बना भी लिया तो उसमें इन्वेस्टर का रिटर्न बनेगा या नहीं, उसमें बहुत लेवल पर रिस्क और अनसर्टेनिटी रहता है। तो आप ऐसे कोई जीनियस नहीं है कि आपको ऐसा कुबेर का खजाना मिल जाएगा जो किसी को नहीं मालूम है और आप उसमें बहुत पैसा बना लेंगे। तो आप मतलब रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से निवेश हमेशा रिस्क को लिमिट करने का गेम है। तो आपको पहले इसी लिहाज से खेलना होता है कि मेरे कैपिटल पे कोई बड़ा हिट नहीं लगे, और इस तरह के जो छक्के के चक्कर में आप बैट घुमा रहे हैं उसमें आपके आउट होने का ज्यादा डर रहता है। तो ये सब चीज अधिकतर टाइम, और जब तक आपको ये मालूम चलता है तब तक वैसे भी वो थीम काफी चल चुकी होती है। तो जो उसमें अगर कुछ था भी तो वो बहुत कम चांस है कि वो वाला जो अपसाइड है वो आपको मिलेगा। फिर आप फोमो में इन्वेस्ट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे दोस्त ने बना लिया इस थीम में और एटलीस्ट वो कह रहा है पार्टी में कि मैंने बना लिया, तो मैं भी इसमें घुस जाऊं, अगला इसमें जो एनएफओ आएगा उसमें घुस जाऊं। वो मत करिए। तो अपने जो खून पसीने की कमाई है उसको थोड़ा सा ध्यान से उसका निवेश करिए। हम लोग अक्सर एक फोन खरीदने में ज्यादा रिसर्च करते हैं और स्टॉक खरीदने में बहुत कम से। हाँ, नहीं नहीं, ये तो करना पड़ेगा लोगों को। मोबाइल फोन में लोग जितनी करते हैं, सही में 15,000 रुपए का फोन लेना होगा तो 15 दिन सर्च करेंगे। लेकिन अगर 15,000 रुपए डालने हो मार्केट में तो किसी कहे पे डाल देंगे। ये आपने बिल्कुल सही 15 कहा मैम। हजार क्या, डेढ़ मेटल्स को लेकर भी लाख आपसे डाल न्यूज। देंगे। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हैं आप मैम, बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखते हैं। तो ये थोड़ा सा ना जो निवेशक हैं, इनको समझना पड़ेगा कि नहीं, आप ना अपनी अपनी रिसर्च पक्की करें। किसी कहीं सुने के आधार पर ठीक है, कोई हो सकता है कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब तक आप नहीं किसी चीज को समझ रहे हैं आपको बुलिश नहीं होना। मेटल के बारे में भी आपसे मैम आपसे राय लेना चाहेंगे। गजब का आउट परफॉर्मेंस रहा है। मेटल की अप साइकिल हम देख रहे हैं कि जारी है, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स हैं, डिमांड इंटैक्ट है, और प्राइजेस में जैसे आग लगी। अगर निफ्टी मेटल की बात करें तो लास्ट ईयर निफ्टी के मुकाबले 3 टाइम्स रिटर्न रहे निफ्टी मेटल के। क्या आपको लगता है कि ये जो प्राइस अप्रिशिएशन का जो दौर है मेटल में ये जारी रहेगा, या फिर अब थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और अगर पैसे बने हैं तो प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए? थोड़ा
थोड़ा सतर्क तो हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा रन खत्म हो गया है, लेकिन एक चीज होती है कि ये बेस मेटल में बहुत लंबे समय तक तेजी जनरली चलती नहीं है, और उसका कारण ये है कि मेटल्स का जब प्राइस ऊपर जाता है तो ये बहुत सारी और जो व्यवसाय हैं उनके लिए इनपुट होता है। तो वो ये एक चीज है जिसमें प्राइस बढ़ने में ज्यादा इंडस्ट्रीज हर्ट होती हैं, उनको उनका मार्जिन हिट होता है। और जो पैसे बनाने वाली कंपनीज बनस्पत कम होती है, तो हमेशा ये प्रेशर रहता है कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए भाव। और इसमें ये जो मेटल का जो चले हैं, ये स्पेशली साल के अंत की तरफ ज्यादा हुआ है, और उसमें दो चीज और भी हैं। एक तो करेंसी डेप्रिसिएशन जिसकी हमने बात की, तो चाहे आप मेटल निर्यात नहीं कर रहे हो, लेकिन मेटल का जो भाव होता है वो हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर प्राइस होता है उसी से निर्धारित होता है। तो इसलिए अगर रुपया गिरता है तो जो भारतीय कंपनी है उनका रियलाइजेशन बढ़ जाता है। थोड़ा ये भी है कि कोकिंग कोल का भाव भी घटा था, तो उससे भी मार्जिन में थोड़ा हेल्प मिली। और तीसरी चीज है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में लगी है कि चाइना यहाँ पर डंप नहीं करे, तो वो भी एक एडिशनल प्रोटेक्शन रहा है भारतीय जो मेटल मेकर्स के लिए। तो वो अब हो सकता है कि अब भाव बढ़ गया है तो फिर वो यूजर इंडस्ट्री से प्रेशर आए कि ये अब हम लोगों ने एंटी डंपिंग क्यों लगाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा हम लोग क्यों मार्जिन दे रहे हैं। और वो थोड़ी बहुत अब कंपटीशन कमीशन की बातें वो शुरू भी हो गई हैं कि ये मेटल कंपनीज कार्टेलाइज कर रही हैं क्या, और ये सब। तो अब वो थोड़ा सा जो आप रेगुलेटरी साइड पे देखें तो थोड़े वहां भी रिस्क बढ़ रहे हैं। ठीक है देवना मैम, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और हमारा और हमारे दर्शकों का ज्ञान वर्धन करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। फिर से आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, बजट से पहले कोशिश करेंगे। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। निफ्टी में स्लाइड थोड़ा सा और बड़ा है, 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में हम देख रहे हैं, क्योंकि आईटी स्टॉक्स की वीकनेस बढ़ती जा रही है। टीसीएस आप देखिए 3.5% टूट गया है। इंडेक्स में वेटेज लगभग 4% के आसपास का है टीसीएस का, तो ये इंपैक्ट डाल रहा है। बाकी मेटल में प्रॉफिट टेकिंग है, और रिलायंस का शेयर आज फिर से 1% से ज्यादा कमजोर। रिलायंस से प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि लगभग 9% के आसपास का वेटेज रिलायंस का है निफ्टी में, और भाव आ गया है 1485 रुपए तक गिर के डे लो पर। तो थोड़ा सा लगा कि शायद शेयर संभल जाएगा, लेकिन आज फिर से एक स्टीप फॉल हम रिलायंस में देख रहे हैं। और स्टीप हम 1.5% को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेटेज के लिहाज से काफी ज्यादा रिलायंस अहम हो जाता है, और 1612 रुपए के हाई बनाने के बाद अब शेयर उस भाव से लगभग 125 रुपए नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो रिलायंस पर आगे भी नजर रहेगी। फिलहाल इस शो को यहां समेटेंगे। ब्रेक के बाद हम मिड कैप का शो लेकर आएंगे। मिड कैप मसाला आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।